जवाब भी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जी जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज पाकिस्तान के सागस्ट हाउस में नहायत ही अहम मामले पर, एक ऐसे मामले पर जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और पूरी दुनिया में आलम इंसानियत जो है इसके खतरे से दो चार है, परेशान है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यकीनन पाकिस्तान की इस मुकद्दस ईवान में इस पर बहस होना एक बड़ी खुशाइन बात है। मैं ख़ास तौर पे जनाब हमारे स्पीकर असद कैसर साहब का जिक्र करूंगा, जिन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी, बर वक्त एक फ़ैसला किया और वो ख़ुद भी इस वबा से हिट हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो सेहतमंद हैं, उनके बच्चे भी ठीक हैं और बहुत सारे हमारे मेंबरान जो हैं वो भी इस बीमारी से हिट हुए हैं। उनके लिए भी हम दुआगो हैं। पूरे पाकिस्तान में जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं उनके लिए, और पूरी दुनिया में जो लोग हैं, पूरी इंसानियत में हम सब लोग उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब स्पीकर, एक चीज़ जो मैं तय करके आया था और मेरी ख्वाहिश थी कि इस ईवान में जब इस मसले पर बहस हो, जब इस पेंडेमिक पे बात करनी है, तो उसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान होना शायद इस बड़े मसले से हमारी तवज्जो हटा दे। जनाब स्पीकर, बात करें। चीफ विप साहब, मेरा ख्याल है जनाब स्पीकर, चाहिए तो ये और इसकी ज़रूरत भी है कि हम पूरी तवज्जो के साथ, खाए हमारा तल्लक डिवाइड किस तरफ है या उस तरफ है, इसी मसले को ज़हन में रखकर बात करें और ऐसी बात करें जिससे इस मुल्क में इस वक्त हमें जिस इत्तेहाद की ज़रूरत है, जिस यूनिटी की ज़रूरत है, उस कुव्वत को हम हासिल करके, यूनिटी की कुव्वत को हासिल करके इसका मुकाबला करें। लेकिन आपने खुद मुलाजा फरमाया, आप बड़े ज़ीरक इंसान हैं जनाब स्पीकर, कि ये इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। मैं कोई ऐसी तल्ख बात तो आज बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि एक अच्छे माहौल में बात हो और हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत के जो वज़ीर आज़म होते हैं उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क के माहौल को ऐसा रखें, पाकिस्तान के माहौल को ऐसा रखें कि पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इस मसले को वो टैकल कर सकें। ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन जनाब स्पीकर, मुझे पहला शॉक उस दिन लगा जिस दिन हुकूमत ने नहीं बल्कि स्पीकर साहब ने, आपकी चेयर ने एक एपीसी बुलवाई जिसमें कुछ ब्रीफिंग भी दी गई और कौमी लीडरशिप को मदऊ किया गया और उसका मकसद ये बताया गया कि कौमी लीडरशिप जो है वो मिल बैठकर, सर जोड़कर इस मसले का कोई हल निकालेगी और एक कौमी मफाहमत की फिजा पैदा की जाएगी जिसकी ताकत से हम इस मसले का मुकाबला करेंगे। जनाब वज़ीर आज़म भी आए और उन्होंने तकरीर की और तकरीर करने के फौरन बाद उठकर चले गए और उन्होंने किसी कौमी रहनुमा को नहीं सुना। एक ऐसा मसला था जो मेरे लिए बड़ा तज्जुब की बात थी और सब लोगों के लिए तज्जुब की बात थी। उससे मैं समझता हूं कि इस मसले में जो इत्तेफाक राय होना चाहिए था उस पर पहली जद उस वक्त पड़ी। जनाब वज़ीर आज़म के उस रवैये से
उसको जख्म पहुंचा, वहां एक दरार आई। उसके बाद आगे मामलात चले, कमेटीज की मीटिंग हुई, हमने हत्तल मकदूर सारी अपोजिशन ने, बल्कि हुकूमत की तरफ से भी मैं कहूंगा, ये कोशिश की गई कि इस मसले का कोई हल निकले। और उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबान भी आए, अपने अपने सूबों की उन्होंने भी बात की, अपनी मुश्किलात भी बताई, अपने जो उनके चैलेंजेस थे उनको भी कमेटीज के सामने रखा, मीटिंग्स के सामने रखा। अब फिर फैसला हुआ कि एक इजलास बुलाया जाए कौमी असेंबली का, पार्लिमान का, जो कि सेनेट का भी शुरू हो चुका है। अब इस बैक ड्रॉप में ये इजलास हुआ जिसमें हम सब लोगों ने इस पर इत्फाक कर लिया कि ठीक है, अगर फिजिकल इजलास बुलाया जाता है तो फिर भी हम आएंगे, अगर वर्चुअल बुलाया जाता है तो उसके लिए भी हम आएंगे। मकसद ये है कि हम इस कौमी मसले को, इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करें। मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि मेरी लीडरशिप ने पहले दिन, और शायद ये पहले लीडर थे जिन्होंने वॉलंटरली आज खुद अपने तौर पर यह कहा कि मुल्क में एक मुसीबत आ गई है, ये पूरी दुनिया में आ गई है, इसका मुकाबला करना है, और मैं अपनी खिदमत हुकूमत के सुपुर्द करता हूं। मैं वजीर आजम को मुकम्मल तावन का यकीन दिलाता हूं। मैं वजीर आजम साहब से यह कहता हूं कि आप वजीर सेहत भी हैं, आप इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं, आप पॉलिसी दें, आप पॉलिसी दें, आप लीड करें, हम आपके साथ, हम हर किस्म का तावन आपको देने के लिए तैयार हैं। यह थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यह थी उसकी क़यादत जिन्होंने एक कौमी जज्बे का इजहार सबसे पहले किया, खुलकर किया, और कोई तनकीद नहीं की। चले, मामला आगे बढ़ता है, और यह भी एक हकीकत है जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, कि कल जिस वक्त इजलास शुरू हुआ तो इजलास ओपन वजीर खारजा ने किया। चलें, कोई बात नहीं है, उनका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि वो मौजूद थे और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट के असूल के तहत उन्होंने इस डिबेट को ओपन किया। अब सारी जिम्मेदारी माहौल ठीक करने की उनके कंधे पे आ गई। उनका एक एक लफ्ज अगर आप रिकॉर्ड पर लाएं, मासवा एक बात के जिनको मैं उनको खराजे तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में पहले शुरू में सिंध हुकूमत की, चीफ मिनिस्टर साहब की और पीपल्स पार्टी सिंध की भरपूर जो है वो तारीफ की कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस वबा का मुकाबला किया, बेहतरीन इनिशिएटिव उन्होंने लिए और प्रैक्टिकल काम किया। यहाँ तक तो हम उनके बहुत मशकूर हैं, ममनून है कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात उन्होंने की कि उन्होंने दाद दी, बाकी सूबों को भी दी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उनसे मैं ये बात एक्सपेक्ट नहीं करता था। जनाब स्पीकर, जब एक सीनियर आदमी ये बात करे और ये ताना दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाइयत की बात करती है, जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस के सामने खड़े होकर यह आज बात करना चाहता हूं कि वफाके पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, जो इक़दामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, अपने ऊपर जुल्म सहकर भी वफाके पाकिस्तान को मजबूत करने का जो रिजॉल्व शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, जो उस वक्त था, खुदा के फजलो करम से आज वही रिजॉल्व जो है वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन। फिर उस जमात को वजीर खारजा साहब ये कहें कि हम सूबाइयत की बात करते हैं। मुझे अफसोस है इस बात का, मैं उनसे ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने ये की बात और उन्होंने माहौल को खराब कर दिया, जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल
आज वो मौजूद भी नहीं है। शफकत महमूद साहब यहां तशरीफ लाए थे, उन्होंने अपनी बात की, आप रिकॉर्ड निकालें जरा, ये अभी की बात है। क्या बात उन्होंने की? उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन जो है इसने बिल्कुल तावन नहीं किया है और इनका कोई किरदार नहीं है, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड दैट्स ऑल। उनकी तकरीर खत्म। और वो बड़ी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब ने उनको रोका कह के कि थोड़ी देर बैठ जाए, मेरी बात सुने। उसके बाद वो उठकर चले गए। वो अपनी गजल सुना गए, हमारा शेर सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जनाब, फिर अगर ये कौमी मामला है, ये कौमी अहमियत की बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट मसला है, तो जरा आप अपने रवैयों पर भी तो गौर करें। आपके रवैये क्या है? कौन से इल्जामात की आप बात करते हैं? जनाब स्पीकर, मैं कुछ फ्रंट लाइन सोल्जर्स, हर शख्स खड़ा होकर कहता है, हुकूमत के भी आज कह रहे थे वजीर साहब कि हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं जो हमारे फ्रंट लाइन पे लोग लड़ रहे हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं और दूसरे वो लोग हैं जो एक्सपोज्ड हैं हमारी जानें बचाने के लिए। हम उनको बिल्कुल खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको करना चाहिए। वो बड़ा नोबेल उनका एक किरदार है। लेकिन जनाबे वाला, मैं क्या पूछ सकता हूं कि उनके लिए हिफाजती किट जो है वो किसने देनी थी? उनका तहफ़्फ़ुज़ किसने करना था? उनको मुराद किसने देनी थी? उनकी बातें किसने सुननी थी? उनके साथ अच्छा सलूक किसने करना था? क्या अगर वो इसके मुस्तहक हैं कि हम उन पर डंडे बरसा दें? क्या उनकी तज़हीक करें? क्या उनको जेलों में डाल दें? भाई, आपका किरदार क्या है? आप बात क्या करते हैं? जबान से आप एक बात करते हैं, प्रैक्टिकली अमली तौर पर आपका रवैया जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनाब स्पीकर, ये दोगली पॉलिसी है ना जी। और मैं अगर ये कहूं, स्पीकर साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बगैर लिगी लपटी के कि वफाकी हुकूमत मौके की मुनासबत से कदम नहीं उठा सकी। वफाकी हुकूमत तजब्जब का शिकार रही, इनडिसाइसिवनेस की शिकार रही और ये इंतजार करते रहे कि देखें क्या होता है। और अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त सारी दुनिया अगर प्रेज कर रही है तो एक प्राइम मिनिस्टर को कर रही है, वो न्यूजीलैंड की वजीर आजम, और उसको सारी दुनिया शाबाश दे रही। और उसने क्या किया? उनका जो फैसला था वो बड़ा बर वक्त था। उनका जो पैगाम था वो बड़ा जामे था, बड़ा ठोस था। क्या पैगाम उन्होंने दिया? उन्होंने कहा कि अगर ये स्टेज आएगी तो आपने ये करना है, अगर सेकंड स्टेज आएगी तो आपने ये करना है, थर्ड स्टेज पर आपने ये करना है और फोर्थ स्टेज पर आपने ये करना है। जब प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि पहली स्टेज का फैसला हुआ तो पैंडेमिक ज्यादा, जब पैंडेमिक आया और तशवीश ज्यादा बढ़ी तो उसने फौरी तौर पर फोर्थ स्टेज का ऐलान कर दिया। उसने बोला लॉकडाउन, एंड देन देयर वाज अ लॉकडाउन इन रियल सेंस। तो लोगों की जिंदगियां इस तरह बचाई जाती हैं। और उन्होंने पैगाम क्या दिया? उस वजीर आजम ने पैगाम दिया कि बहादुरी के साथ, सब्र के साथ, यूनिटी के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं। आप हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? आप पैगाम दे रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो खराब है, उसको हम काम नहीं करने देंगे। हमारे दो वजीर साहब जो हैं वो स्पेशल जहाज लेकर जाएंगे और वो जो काम कर रहे हैं उसको सैबोटाज करेंगे। तो आप मुकाबला करना चाहते हैं? क्या ये है आपका जहन जिससे आप निकले हैं कि आप पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाने निकले? बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हाउस को भी ऑर्डर में रखें जनाब स्पीकर। जी, तमाम अरकान से गुजारिश है कि गौर से सुने। बड़े अहम मसले पर, कोरोना वायरस पर जो है ये बहस हो रही है। थैंक यू जनाब स्पीकर, शुक्रिया। जनाब स्पीकर, यहां बड़े फख्र से यह कहा गया कि 1100 अरब रुपए का पैकेज।
पैकेज तो हुकूमत देती है, सारी हुकूमतें देती। 1100 अरब रुपया। मुझे दुख हुआ कि इसमें भी एक गिमिक, इसमें भी कुछ एदादो शुमार का हेर फेर है। अब फाइनेंस के यहां कौन सा मौजूद हैं, मैं नहीं समझता कि आज प्लानिंग के मिनिस्टर साहब भी नहीं है, फाइनेंस के भी नहीं है। वो 1100 अरब जो है वो क्या वाकई 1100 अरब है? वो 1100 अरब जनाब स्पीकर पाकिस्तान के अवाम को 1100 अरब बताया गया। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत जो है वो 400 अरब है। ओनली 400 बिलियन रुपीस। अब ये क्यों हुआ? क्या ये रवैया भी है कि पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोलो? हमारे बारे में तो आप झूठ बोलें, हमारे बारे में इल्जामात लगाएं, हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, लेकिन अवाम का ये हक है कि उन तक सही अदादो शुमार जाएं। और इस हाउस में अगर कोई बात की जा सकती है और अदादो शुमार दिए जाते हैं और वह अदादो शुमार गलत हों तो इस हाउस की तौहीन। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये 1100 अरब रुपए कैसे बनाए? गंदम जो आपने इंपोर्ट करनी है उसके पैसे भी लगाएं, बाकी जो आपके रेगुलर खर्चे आपने करने थे वो भी आपने लगाए। तो जो असल पैसा है वो है 400 अरब रुपया। तो किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये पॉलिसी है आपकी। तो जरा ये भी तो देखें कि जर्मनी ने क्या किया। जर्मनी ने ये किया जनाब स्पीकर कि उसने टैक्स डेफरल तो किए दिया और 50% ऑफ द जीडीपी, 50%। जनाब स्पीकर जरा सोचिए, जर्मनी जैसा मुल्क अपने अवाम को बचाने के लिए जब इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो 50% ऑफ द जीडीपी जो है वो मुख्तस कर देता है कि ये मैंने अपने लोगों की, अपनी अवाम की जिंदगियां बचानी। 50% ऑफ द जीडीपी। और फिर इटली देखें क्या हालात हैं उसकी इकोनॉमी की, किस तरीके से इस बीमारी ने बुरी तरीके से उसको रगेद के रख दिया। वो करता है कि 30% ऑफ द जीडीपी। साउथ कोरिया 12.5% ऑफ द जीडीपी। जनाब स्पीकर ये बड़ा एक नुक्ता है, इस पे गौर करना है। पूरे पाकिस्तान के लोगों के सामने ये बात जानी। साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया 12.5% ऑफ द टोटल जीडीपी अवाम के लिए मुख्तस कर देता है कि इंसानों की जिंदगी बचाना सबसे बड़ा फरीजा है एक हुकूमत का। और फिर यूनाइटेड स्टेट जिसकी बहुत बड़ी वॉल्यूम है उसकी जीडीपी, वो भी 10% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है वो इसके लिए मुख्तस होती है। तो मैं क्या पूछ सकता हूं ये सवाल, या इसका भी मुझे हक नहीं मिल रहा यहां कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई उनके वजीरों में से जो या उनके मशीरों में से खड़ा होकर मुझे ये बता दे कि कितने % ऑफ पाकिस्तान जीडीपी जो है आपने इस वबा के लिए, पाकिस्तान के अवाम को सहारा देने के लिए, उनको लिए आसानियां पैदा करने के लिए, उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए आपने मुख्तसर किया है। तो वो कितने % है आप बताएं। मैं इंतजार करता हूं कि कोई वजीर खड़ा होकर बताए मुझे कि कितने % ऑफ द जीडीपी आपने दिया है। मिसालें तो आपने हमेशा हमें दी यूरोप और अमेरिका की, आज मुसीबत पड़ी है तो आपका क्या जवाब है? जनाब स्पीकर, हमारा हमसाया है इंडिया। वैसे तो हम हर बात पे उसकी मिसाल देते हैं कि हिंदुस्तान में ये हुआ, हमने ये किया। मैं उसका सबसे बड़ा क्रिटिक, मैं उसकी हर पॉलिसी, खासतौर पर कश्मीर पॉलिसी पर नफरत करता हूं। उनकी इंतहा पसंदाना सोच से नफरत करता हूं, मुस्लिम कुछ की पॉलिसियों से नफरत करता हूं। लेकिन यह बताएं कि 20 लाख करोड़ 10% ऑफ द जीडीपी इंडिया भी अपने लोगों की जानें बचाने के लिए मुख्तसस की। तो ये कितनी बड़ी गलत बयानी है हमारे साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ, कि आप कहते हैं हमने 1100 अरब दिया, असल में वो 400 अरब है।
जनाब स्पीकर, कोई एक मिनिस्टर साहब खड़े हों और मुझे बताएं कि मैंने जो बात की है वो गलत की है। सिर्फ इतना बता दें कि जीडीपी का कितनी परसेंटेज, कितने फीसद उन्होंने इस वबा से लड़ने के लिए रखा है, ताकि मैं समझूं कि वो कितने संजीदा हैं, कितने सीरियस हैं वो। उनकी संजीदगी का इल्म मुझे हो कि उनको दर्द कितना है पाकिस्तान के अवाम का, जो आए दिन टेलीविजन के ऊपर बैठकर सिर्फ अपोजिशन को गालियां देकर, या अगर कोई सूबा सही काम कर रहा है तो उसको बिलिटल करके, तो वो समझते हैं कि उनके कद बढ़ जाएंगे। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ये तो धोखा है पाकिस्तान के अवाम के साथ जनाब स्पीकर। ये तो सरीयन गलत बयानी है, ये तो झूठ है, ये तो फ्रॉड है, और ये एक हुकूमत कर रही है। और फिर हमें कहते हैं कि आप क्या करते हैं, आप हमारे साथ तावन नहीं कर रहे। जनाब स्पीकर, मैं आज आपकी तवज्जो से, मेरी लीडरशिप यहां तशरीफ फरमाए, मैं पूछता हूं कोई वजीर खड़ा होकर हमें बताए कि कौन सा वो एक्शन है जिसको आप तावन कहते हैं हम करें। आ जाए, कोई एक एक्शन बताएं कि ये करें जनाब तो हमारे साथ तावन होगा और पाकिस्तान के अवाम को इस मुसीबत से उनका कोई अफाका हो जाएगा। तो मैं अपनी लीडरशिप से इसी वक्त गुजारिश करूंगा, मैं उनके बिहाफ पर आपको कहता हूं कि हम वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी जनाब स्पीकर, ना तो इनको खुद पता है, ना इनको कोई समझ है, ना इनको कोई तजर्बा है, ना ये मशवरा लेते हैं, ना ही किसी से समझने की कोशिश करते हैं। हम अगर कोई बात करता हूं कि आप हमें गालियां दिया करें सुबह शाम, अगर उससे कोई फायदा होता, आपने इस मुल्क का कल्चर तबाह कर दिया, इस मुल्क का सियासी इखलाक का जनाजा निकाल दिया आप लोगों ने। मैं जब सोशल मीडिया देखता हूं तो मुझे घिन आती है। ये मेरे जमाने का कल्चर नहीं है। हम तो रवादार लोग थे, एक दूसरे की इज्जत करने वाले लोग थे, मुखालिफ की भी इज्जत करने वाले लोग थे, उसको भी आप करके बुलाने वाले लोग थे, उसका भी एहतराम करने वाले लोग थे। ये वो माशरा था। क्या गालियां देते। अब आपने जो बोया था अब आपको काटना पड़ रहा है। अब मैं देखता हूं कि आपको भी उससे 2 गुना ज्यादा गालियां पड़ती हैं। जनाब स्पीकर, थोड़ी देर आप तशरीफ रखिए। नमाज के लिए अच्छा, मैं अब वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। जनाब चेयरमैन, वेलकम। जनाब चेयरमैन, मैं ये बात कर रहा था कि कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये फरमाया, और ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही। मैं एक पीपल्स पार्टी हूं, मुझे दोनों तरफ लोग जानते हैं कि मैं एक ग्रास रूट का वर्कर हूं। जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का झंडा मैंने थामा, तो आज 4 दहाइयां 40 साल 42 साल गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा थामे हुए हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी का झंडा थामे हुए। और उस पर एक ही चीज थी कि हम वफाक के लोग, हम वफाक से मोहब्बत करने वाले लोग। अगर आपको हमसे सुबाइयत की बू आती है तो मैं आपको दावे से कहता हूं ये सुबाइयत की बू नहीं है, ये वफाक की खुशबू है। वजीर खारजा साहब, अपना नाक किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं, वो कोई मसला हो सकता है, या शायद साइड बदली करने की वजह से ये मसला पैदा हो गया। अक्सर ये होता है कि जब आप पार्टी बदली करते हैं, वफादारी तब्दील करते हैं, तो खुशबू बदबू में और बदबू खुशबू में बदल जाया करती है। ये कोई नई बात तो नहीं। कोरोना भी नाक में ही होता है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कल कहा है कि कौन है आप ऑर्डिनेंस पेश करने वाले। मेरे चेयरमैन ने यहां कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस भेजा है, और वो ऑर्डिनेंस क्या है, उसके जरा खदोखाल क्या है। ऑर्डिनेंस में सिंध हुकूमत क्या चाहती है। ऑर्डिनेंस में यह था कि जो गरीब लोग, जो दिहाड़ीदार लोग, जो किराए पे रहते थे, जो जिनके घर किराए पे थे, जिनकी दुकान किराए पे थी, अब वो लॉकडाउन की वजह से वो किराया नहीं दे सकते, तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं।
बाद में हम उनको मालकान की भी मदद करेंगे, लेकिन इस वक्त हम उनको रिलीफ देना चाहते हैं। यह था ऑर्डिनेंस में। उस ऑर्डिनेंस में यह था कि एजुकेशन के सिलसिले में हम रिलीफ देना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि एवरेज के जितने भी हमारे लोग हैं एजुकेशन में, उनकी जो बच्चों की फीस, उसमें हम उनको रिलीफ देना चाहते हैं। इसी तरीके से हम यूटिलिटीज में उनको रिलीफ देना चाहते हैं। आपने ये कहा कि ये कौन है जो कि बिजली और गैस में रिलीफ देना चाहते हैं? राज साहब जी, मैं प्लीज वाइंड अप, चेयरमैन साहब, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी में तमाम पार्टीज ने डिसाइड किया था कि उन्होंने सबके लिए टाइम फिक्स किया था, चेयरमैन तो साहब, आप अपनी पार्टी का मैक्सिमम टाइम ले चेयरमैन चुके हैं। साहब, मैं इसको वाइंड अप कर लूं, एक ही पॉइंट रह गया है, तो Thank you. प्लीज बेयर मी आउट। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा ये कौन है कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा हुआ असद उमर साहब आ गए। वेलकम असद साहब। इन्होंने फरमाया, वजीर खारजा ने, भाई अगर बिजली और गैस वफाक का है मसला तो आप उसमें रिलीफ दे दें। आपने बाकी ऑर्डिनेंस क्यों रोक दिया? आप तो कहते हैं हम रिलीफ देना चाहते हैं, तो हमने कौन सा बुरा किया? वैसे फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस, मैं आपको यह बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह बड़ा क्लियर है कि बिजली जो है वो सूबों पर कोई कदगर नहीं है कि वो अपनी बिजली पैदा नहीं कर सकते, अपनी ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगा सकते, अपनी कीमत नहीं मुकर्रर कर सकते। दे कैन डू इट। ये ऐसा वफाक का मसला भी नहीं है जनाब। वफाकी वजीर एनर्जी यहाँ बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हम भी तालिबे इल्म। आप पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। इस वक्त बड़ा एक लो कंजम्पशन पीरियड, बहुत दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो हैं बिल्कुल स्मैश हो, ना होने के बराबर है। कई मुमालिक में तो ऑयल कंपनीज मुफ्त में पेट्रोल तेल दे रही थी कि लिए इसको स्टॉक कर लो। मुझे याद है, और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था असद उमर साहब को, कि जब इन्होंने ये फरमाया था कि जिस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जाएं तो ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको दिया है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि उसी जज्बे से वो कहते हैं ना कि इक्तदार में आने से पहले और इक्तदार में आने के बाद दो सूरत हाल होती हैं सियासत में। वो इक्तदार में आने से पहले तो उन्होंने फरमाया था कि अगर कोई हुकूमत ये रिलीफ नहीं देती तो वो पाकिस्तान के अवाम से धोखा करती, उनके हकूक पे डाका डालती। तो मैं इनसे ये कह सकता हूं कि ये बड़ा रिलीफ था। आज पेंडेमिक में अगर आप दे सकते तो मैं समझता हूं कि आपके ऑयल प्राइसेस जो हैं पूरे मुल्क में वो 1/4 रह जाती या 1/3 रह जाती, और इसी तरीके से बिजली की कीमतें कम हो जाती, और बड़ी लो कंजम्पशन है। आपको बैरून मुल्क को बहुत खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा। तो ये जितने आपके मामलात थे इनको आपने डाइवर्ट करना था पाकिस्तान के अवाम की तरफ, वो आप नहीं कर सके। अब आपके पास एक हथियार है, खुदा के लिए उसको छोड़ दो। वो बहुत खेल लिया आपने, अब मेरा ख्याल है ओवर हो गया है। वो ये है कि अपोजिशन को दबाते रहो, टेलीविजन को इस्तेमाल करते रहो, मीडिया को इस्तेमाल करते रहो, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो, और इतनी बूछाड़ कर दो इन पर, इतनी बूछाड़ कर दो कि लोग हमें अच्छा समझने लग गए। मेरा ख्याल है ये मसला ढीला पड़ गया। प्लीज वाइंड अप। जनाब चेयरमैन, मैं इसको बिल्कुल वाइंड अप करने जा रहा हूं, और मैं ये कहने जा रहा था कि मैं नहीं चाह रहा था कि, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हमारे MNA फ्रॉम हैदराबाद ने उसकी राइट ऑफ रिस्पॉन्ड जो है वो चेयरमैन साहब को खुद हासिल है क्योंकि इनका नाम लिया है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, क्या सिर्फ वो एक फिक्रा चुस्त करने के लिए आप तकरीर के लिए खड़े हुए थे? आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं आप कोई किराए के फौजी तो नहीं है यार कि जिस तरफ बैठते हैं उस तरफ से आप हमले शुरू कर देते हैं। कल आप हमारे साथ बैठे थे,
इनके साथ बैठे थे, अब उनके साथ बैठे हैं। खुदा के लिए असूलों की बात करो ताकि आपकी दिल से इज्जत की जाए और सियासत को भी इज्जत मिले। दूसरी जो मैं आपसे बात करने जा रहा था जनाबे चेयरमैन साहब, वो मुसीबत जब आती है तो हुकूमत वक्त पर नहीं उठती। 1.5 साल पहले, सवा साल पहले इसी सीट से खड़े होकर पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान, फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि सिंध पर लोकस्ट का हमला हो गया, टिड्डी दल ने हमला कर दिया है और ये सारे मुल्क में फैल जाएगा। वफाकी हुकूमत इसके लिए सूबे की इमदाद करे, सूबाई हुकूमत की मदद करे और इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करे। जनाब असद उमर साहब कि मैं बहुत एहतराम करता हूं, ये खड़े हुए, इन्होंने कहा कि हमने जहाज़ों का बंदोबस्त किया है, हमने कोई स्प्रे किया है एंड एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। आज मैं इनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कुछ हकायक। मेरे चेयरमैन ने कल टेलीविजन के ऊपर तस्वीर दिखाई जो कि सिंध के अजला में हो रहा है, पंजाब के अजला भी इससे मुतासर हो रहे हैं, बलूचिस्तान के भी कुछ अजला जो हैं वो इससे हिट हो रहे हैं। जनाबे वाला, तो मैं क्या पूछ सकता हूं कि इसका क्या होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, हमारी फसलों का क्या होगा, क्या हमारा ये निज़ाम सारा तबाह हो जाएगा। एक तरफ हमें कोरोना मारेगा, दूसरी तरफ हमें भूख मारेगी, हम गल्ला कहां से लाएंगे, हमारा काश्तकार मारा जाएगा। तो इसका क्या जवाब है? आज ये कह दें कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंध हुकूमत को अगर प्रेज किया जा रहा है और अगर आप सिंध हुकूमत को गाली देते हैं तो मुझे इसलिए तसल्ली होती है कि वो जरूर अच्छा काम कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, मैं सिर्फ आखिरी बात करने जा रहा हूं, 1 मिनट। यहां खड़े होकर कहा जाता है कि 70 साल में क्या किया इन्होंने जो हमने 2 साल में करना था। मैं कोई इतना नहीं कहता कि 70 साल में यहां पेरिस बन गया है या कोई बहुत, लेकिन मैं आपको यह दावत देता हूं कि हेल्थ के शोबे में, सेहत के शोबे में जो MNA उस तरफ का इस तक, मेरी उसको दावत है कि वो मेरे साथ चले। मैं उसको दिखाऊंगा कि सिंध में हेल्थ फैसिलिटीज क्या है। मैं खुद नहीं यकीन करता था, मेरे एक रिश्तेदार को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी, वो चाइना नहीं जा सकता था, फ्लाइट्स बंद हो गई थी। और जब मुझे ये पता चला कि सिंध में जो है ये लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, और वो कहां, गंबट में, तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा गंबट वहां कैसे होगा? और जब मैंने पूरी मालूमात ली तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। गंबट जैसी छोटी जगह का जो ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल है वो दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल से भी बेहतरीन। तो हैदराबाद के MNA साहब, आप क्या बातें करते हैं, अपने इर्द गिर्द तो जाएं, वहां के हार्ट के हॉस्पिटल तो देखें, वहां की फैसिलिटीज तो देखें। आपको कहा गया था वफाक को कि आप हमारी मदद करें, हम अपने लोगों को 15,000 रुपए देना चाहते हैं, आपने क्या जवाब दिया? गालियां। और मैं ये दोबारा ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप हमारी लीडरशिप के ऊपर रकीक हमले करेंगे, देखें, तो फिर आप कैसे ये दावा करना चाहते हैं कि आप यहां कंसेंसस बिल्ड करने आए हैं, आप इत्फाक राय बिल्ड करने आए हैं? क्या आप समझते हैं कि वहां से किसी नौजवान को खड़ा कर कहते हैं कि बड़ी गलती होगी? तो मैं कहता हूं आप शुरुआत ना करें, हम नहीं करना चाहते। मेरा चेयरमैन कहता है कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता, तो आप जबरदस्ती लड़ना चाहते हैं।